सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन आवर चैनल। तो आज हम बात करना है एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने का कौन कौन से तरीके हो सकते हैं या फिर हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टू चूज फ्रॉम इन इंडिया। कि यहाँ अपने इंडिया में बहुत से ऑप्शन है जहाँ पे अपन उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एंड सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कहते हैं ना कि मोस्ट फेमस जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में क्या आता है, पहला आता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ये जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं ये इंडिया में जो मोस्ट पॉपुलर है उनमें से एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। दे प्रोवाइडेड अ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड कंसिडर्ड एज अ लो रिस्क ऑप्शन। कि इसमें क्या होता है कि जो फिक्स डिपॉजिट होता है ये फिक्स रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न पे काम करता है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए काम करती है जिसमें लो रिस्क ऑप्शन होता है, इसमें रिस्क ना के बराबर होती है। बैंक ऑफर्स एफडी, द इंटरेस्ट रेट वेरीज फ्रॉम वन डिपॉजिट टू अनदर एंड चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि जो इंटरेस्ट रेट होती है जो डिपॉजिट की वो एक हर उसमें चेंज होती है, अलग अलग बैंक अलग अलग उस पर ऑफर करती है बैंक एफडी के रेट को, और ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ऑल्दो एफडीज हैव अ लॉक इन पीरियड, मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परमिट लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अगेंस्ट देम। कि जो एफडी होती है उनमें एक लॉक इन पीरियड टाइम होता है, और जो मोस्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वो क्या करती है, एफडी के बदले में अपन को लोन देती है। उसमें क्या होता है कि अगर जैसे लोन आपका 16% का है, ठीक है, और आपको अगर 8% के अकॉर्डिंग उसमें एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 8% के हिसाब से जो इंटरेस्ट वगैरह वो सारे यहाँ से सेटअप हो जाएगा। तो एट द एंड आपको 8% ही पेड ऑफ करना होगा इन कैश। अपन को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट ना करके उसका 8% सेटअप होकर के सेटअप हो जाता है। और कई बार ये होता है कि अगर सेम बैंक में अगर आपकी एफडी है और उसी से अगर आप लोन लेते हो तो वो कई बार रेट में आपको इन्फ्लेशन डिक्रीज भी देखने को मिल जाता है। लाइक अगर 16% के रेट चले तो 15% पे, 14% पे, इस तरीके से अपन को इसमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल फंड्स। Investing in mutual fund is a prudent choice as there are different types of funds to suit the short and long term needs of various investors। कि जो म्यूचुअल फंड्स होता है उसमें लोगों को चूज करने में क्या क्या रहता है, क्योंकि चूज करना आसान रहता है क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप के फंड्स मिल जाते हैं और जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए इन्वेस्टर्स को आसान पड़ता है। Before making investment decision, it is advisable to make sure a mutual fund calculator to understand how it aligns with your financial objectives। कि अपन को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। अपन ने पहले पहले देखा था कि इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या, इन्वेस्ट करने का पहला तरीका ही क्या होता है कि अपन को सबसे पहले उसमें क्या करना पड़ता है, अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अपन को सेट करना पड़ता है कि अपन इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो किस पर्पज से कर रहे हैं। तो उसके लिए अपन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से करते टाइम क्या देखेंगे, जो म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर होता है कि उसमें अपन क्या करते हैं कि उसमें जैसे अपन ने प्रिंसिपल अमाउंट डाला, उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा और किस रेट पे मिलेगा, उस चीज की कैलकुलेट करके अपन उससे पता लगाते हैं कि अपन को कितना फायदा है कितना नुकसान है। तो वो उस चीज को कहना चाह रहा है कि अपन देख चेक कर सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर उसमें आज की अगर देखा जाए कि आज जो मार्केट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर 15% रिटर्न मिल रही है ओवर ईयर, और क्या बोलते हैं 18% अगर उसमें 3 साल में मिल रही है, तो अपन उससे कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं कि आप कि जितने भी एक्सपेंस वगैरह होंगे तो उसके बाद अपन ने जो टाइम पीरियड जैसे 5 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, तो उस पे एक्सपेक्टेड अमाउंट अपन को कितना मिलेगा। थर्ड आता है रिकरिंग डिपॉजिट्स। लाइक एफडीज, रिकरिंग डिपॉजिट आरडीज अलाउज एन इन्वेस्टर टू सेव अ स्पेसिफिक सम इन पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट। कि जो एफडी की तरह ही होती है आरडी, इसमें क्या होता है इन्वेस्टर को एक स्पेसिफिक सम जो होता है वो इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है। एफडी में क्या होता है कि जैसे अगर अपने 2 लाख की एफडी कराई तो 2 लाख एक बार में चल जाएगा, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, जितने साल के लिए अपन कराना चाह रहे हैं। बट आरडी में क्या होता है कि फ्लक्चुएशन होती है, इट्स लाइक अ सिप, एसआईपी के तरीके से हो जाता है ये, कि हर महीने के अकॉर्डिंग, 6 मंथ के अकॉर्डिंग इस तरीके से करा सकते हैं। यू कैन डिपॉजिट अ फिक्स सम एवरी मंथ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड विद अ बैंक लाइक एफडी। आरडीज आर आल्सो लो रिस्क एंड प्रोवाइड गारंटी रिटर्न्स। कि एफडी की तरह ही आरडी होती है तो इसमें वो लो रिस्क रहती है तो लो रिटर्न रहता है इसमें। और दोनों एफडी और आरडी सेम तरह से काम करती है, सिर्फ एफडी और आरडी में क्या डिफरेंस रहता है कि एफडी में तो एक बार में पेमेंट जाता है और आरडी में लमसम अमाउंट में, क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट में पैसा जाता है। फोर्थ हो जाता है पीपीएफ। पीपीएफ इज अ लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद अ लॉक इन पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। कि जो पीपीएफ होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्कीम चलाई गई है, इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 15 ईयर्स का होता है। However, PPF installments are eligible for tax deduction and are also relatively safe। कि जो पीपीएफ होता है इसके में जो टैक्स डिडक्शन होती है वो भी अवेलेबल होती है इन्वेस्टर्स के लिए, और उसके रिलेटिवली सेफ भी रहता है क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ये। द गवर्नमेंट यूजुअली रिवाइज द पीपीएफ इंटरेस्ट रेट एवरी क्वार्टर। कि जो गवर्नमेंट होती है वो हर क्वार्टर में पीपीएफ के रेट को रिवाइज करती है। इन्वेस्टर आर आल्सो एलिजिबल फॉर पार्शियल विड्रॉल्स एंड लोन्स अगेंस्ट अ पीपीएफ अपॉन मीटिंग सर्टेन कंडीशन। कि इसमें भी क्या होता है कि जैसे एफडी थी, एफडी में भी अपन को है ना लोन मिल जाता था इजी वे में, इसमें भी अपन इसके अगेंस्ट में
लोन ले सकते हैं, उसके जो क्राइटेरिया है, कुछ जो बैंकों का क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल करके नहीं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसको अपन ईपीएफ बोलते हैं। ईपीएफ इज अ रिटायरमेंट सेविंग स्कीम स्पेसिफिकली फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज। की जो ईपीएफ होता है, ऑब्वियसली बात है, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन होगा, वहीं पे एम्प्लॉय क्या बोलते हैं, ईपीएफ ईपीएफ में यूज ईपीएफ लगाया जाएगा। तो ये जनरली किसके लिए होता है, सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए। Monthly contributions are made from an employee's salary while the employers contribute an equivalent amount to the corps। कि इसमें क्या होता है कि जितना अमाउंट एम्प्लॉय कर रहा है, मान के चले अगर वो 24,000 अगर एम्प्लॉय इसमें कर रहा है, तो एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट पे 24,000 में ही उस चीज को इन्वेस्ट करेगा। EPF are eligible for a tax deduction under Section 80C of Income Tax Act 1961 and the final amount after maturity is tax free। कि जो EPF होता है इसमें क्या होता है कि जो अमाउंट है, जो भी इन्वेस्टर इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टर जो है इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, वो रेगुलर जो अपनी फाइनेंशियल टैक्स रिटर्न होती है उसमें भी डिडक्शन लेने काम में आ सकता है, और साथ में जो उसकी मेच्योरिटी होती है वो भी टैक्स फ्री होती है। नेक्स्ट आता है एनपीएस, नेशनल पेंशन पेंशन स्कीम। NPS is a retirement pension scheme introduced by the government of India through regular investment. You can build a corp that can provide you with a regular pension after retirement। कि जो एनपीएस होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्कीम बनाई गई है। इसमें क्या करते हैं, जो रिटायरमेंट पर्सन होते हैं, जो रिटायरमेंट होता है उस टाइम पे लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको पेंशन मिलती है, तो इसी इसी के थ्रू मिलती है कि अगर आप इसमें कंटिन्यूस इन्वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने ओवर द सैलरी टाइम या फिर ओवर द पीरियड, तो उसके बाद जब अपन रिटायर लेते हैं तो उसमें अपन को फ्री क्या मिलता है, उससे रेगुलर पेंशन मिलती है। इन्वेस्टर कैन आल्सो विथड्रॉ द फ्रॉम द फंड पार्शियली आफ्टर रिटायरमेंट। कि इसमें क्या होता है कि अगर एक तो होता है कि आप उनको पेंशन ले लो, या फिर डायरेक्ट अमाउंट पूरा भी सेटअप कर सकते हैं कि भाई जितना इतना अमाउंट है उसको पार्शियली हमको अभी दे दो, उसको निकाल भी सकते हैं अपन। नेक्स्ट आता है स्टॉक्स। Stock refer to purchasing shares in a company, giving the investor ownership stake। तो स्टॉक होता है वो कंपनी में पर कंपनी के शेयर्स को परचेजिंग करने की पावर देता है, और उसमें इन्वेस्टर क्या हो जाता है, ओनरशिप स्टेक ले लेता है। इट कैन बी प्रॉफिटेबल व्हेन द कंपनी ग्रो इन फ्यूचर। कि जो इसमें प्रॉफिट कब मिलता है, जब कंपनी फ्यूचर में ग्रो करती है। लाइक इसमें जब फ्यूचर में कंपनी ग्रो करती है तो ओनर क्या करता है, उसका प्रॉफिट का पार्ट लेते हैं। तो इसमें प्रॉफिट के पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो ले मतलब क्या कहना चाह रहा है इसमें कि जो शेयर होल्डर है, जो इन्वेस्टर है, उसको इसमें डिविडेंड मिलता है, जिस पैसे पे वो जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया और उसका शेयर लिया है। जैसे मान के चलो शेयर की प्राइस वैल्यू है 100 रुपए, और उसने 10,000 शेयर लिए हैं, ठीक है। अब उसको जो डिविडेंड मिलेगा वो इस 10,000 के प्रपोर्शन में मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर उस कंपनी की टोटल वैल्यू 1 लाख रुपए है और उसने 1,000 रुपए प्रॉफिट कमाया है, तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 100% उसका, या फिर जितना परसेंट आएगा उसको उतना परसेंट उसका क्लेम मिल जाएगा। कि 10,000, ये तो 100%, सॉरी 1 लाख था तो 1 लाख में 10% कितना हो गया, 10% हो गया 10,000 के अकॉर्डिंग। तो इसका 10% उसको उसका शेयर मिल जाएगा। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स फॉर अ लॉन्ग टर्म एड्स इज कैपिटल एप्रिसिएशन। और इसमें किस तरीके से मिल सकता है कि अगर अपन लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, तो आगे जब अगर अपन ने 100 रुपए का कोई शेयर लिया, तो लॉन्ग टर्म में अगर वो 120 का होता है या फिर शॉर्ट टर्म में 120 का होता है, तो अपन को इसका कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा मिलता है। तो शेयर में क्या क्या होता है, एक तो अपन को डिविडेंड का पार्ट मिलता है और एक अपन को कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा मिलता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हाउएवर कैन बी रिस्की। सिंपल सी बात है, अगर अपन शॉर्ट टर्म में ट्रेड करके चलेंगे तो मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए कि उसमें हो सकता है कि अपन को रिस्क देखने को मिल सकती है। अब इसी का आगे पार्ट देख लेते हैं कि अपन को इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। Investment avenues are various options available in individual and organization to allocate their funds with the aim of earning returns and achieving specific goals। फिर जो इन्वेस्टमेंट वेन्यूज होते हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जिससे कि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने फंड्स को एलोकेट करके अपने एम के अकॉर्डिंग उन पर रिटर्न को जनरेट कर सकते हैं और अपने स्पेसिफिक गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। ईच avenues कैरीज इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, रिस्क एंड पोटेंशियल रिवार्ड। कि जो हर एक इन्वेस्टमेंट होता है, हर एक एवेन्यू होता है, उसकी अपनी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, रिस्क होता है और पोटेंशियल रिवार्ड भी होता है। और उसका अपन ओवरव्यू देख लेते हैं, मोस्टली तो अपन ऊपर देख लें, एक बार उसको थोड़ा सा ब्रीफली और देख लेते हैं। कि सबसे पहले आता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, कि जिसमें अपन इक्विटी शेयर्स के ऊपर अपन डील करते हैं। तो पहला आता है वही आता है स्टॉक। बाइंग शेयर ऑफ अ कंपनी अलाउ इन्वेस्टर टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स ग्रोथ एंड अर्न डिविडेंड। कि अपन ऊपर देखा था कि जो इसमें क्या करते हैं कि कंपनी होती है, कंपनी को कोई शेयर परचेस करते हैं और उसमें अपन ग्रोथ पाते हैं, और अपन उसमें क्या करते हैं, डिविडेंड लेते हैं। तो इसमें क्या क्या आ गया, एक तो वही डिविडेंड आ गया, एक तो डिविडेंड आ गया और अपना कैपिटल एप्रिसिएशन आ गया। एक्सचेंज ट्रेड फंड्स ईटीएफ्स, a diversified basket of stocks that traded like an individual stock on exchange। की जो डाइवर्सिफाइड बास्केट होती है स्टॉक्स की, उसको अपन ईटीएफ बोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं, जो ट्रेड करता है किसके अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल स्टॉक के अकॉर्डिंग।
क्या वहीं एक्सचेंजेस में करते हैं? एक्सचेंज कौन कौन सा अपने एनएससी और बीएससी, मोस्ट फेमस तो ये है, वरना और भी इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंज है हर जैसे कोलकाता एक्सचेंज हो गया, जयपुर एक्सचेंज हो गया, इस तरीके से, बट मोस्ट फेमस क्या है? एनएससी और बीएससी। थर्ड आ जाता है म्यूचुअल फंड, प्रोफेशनली मैनेज फंड्स दैट पूल मनी टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज, बॉन्ड्स एंड अदर असेट्स। इसमें क्या होता है, जैसे एक बंदा है, तो उस बंदे के पास क्या है, 1,000 रुपए है, सेम सामने वाले बंदे के पास 1,000 रुपए है, तीसरे वाले के पास 1,000 रुपए है। तो अगर ये अलग अलग रिस्क जनरेट करते हैं या फिर अलग अलग इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। वहीं अगर एक बंदा इन तीनों को कंबाइन करके 3,000 रुपए को एक अच्छे शेयर में लगा दे, तो वो उससे और अच्छी रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो ये म्यूचुअल फंड का काम होता है। नेक्स्ट आता है डेब्ट इन्वेस्टमेंट। पहला आ जाता है बॉन्ड्स, लोन्स टू गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन विद फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट। किसमें क्या होता है, जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये क्या करते हैं अपन को, जो सामने वाले पार्टी जो होते हैं तो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो पहले से बॉन्ड्स में क्या रहता है कि लोन जो होता है वो पहले गवर्नमेंट को और कॉर्पोरेशन को एक फिक्स इंटरेस्ट के बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है। देन आ जाता है फिक्स डिपॉजिट, डिपॉजिट विद बैंक दैट अर्न अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर अ सेट पीरियड। इसमें भी अपन बैंक को एक तरीके से लोन देते हैं, डिपॉजिट देते हैं, उसके बेस पे अपन को बैंक क्या देता है, फिक्स इंटरेस्ट देता है। कॉर्पोरेट डिपॉजिट, सिमिलर टू एफडीज पर ऑफर्ड बाय कंपनीज ऑफन द विद हायर रिटर्न्स। इसमें क्या होता है, जो एफडी की तरह होता है लेकिन कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। ये तो किसके द्वारा किया जाता है, ओनली बैंक्स के द्वारा, और ये किसके द्वारा किया जाता है, कंपनीज के द्वारा। और जिसमें क्या होता है, हाई रिटर्न होती है, क्योंकि कंपनी प्राइवेट कंपनीज होती है और वो चाहती है कि अपन जितना ज्यादा पैसा मिलेगा, जितने अच्छे जितने कम रेट पे मिलेगा उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जब एफडी अगर अपन को 7% रेट दे रही है, तो ये मोस्टली उससे ज्यादा ही देंगी। ये तो या तो 10% का रिटर्न देंगे या फिर उससे भी ज्यादा दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में क्या आ जाता है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट इन होम्स, अपार्टमेंट और प्लॉट्स फॉर रेंटल इनकम और प्राइस एप्रिसिएशन। कि अपन को पता है कि अपन को घर खरीद लिया, अपार्टमेंट खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया, उससे अपन रेंटल इनकम भी ले सकते हैं, प्राइस एप्रिसिएशन का फायदा ले सकते हैं। देन आ जाता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ऑफिस स्पेसेस, शॉप्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स फॉर बिजनेस पर्पसेस। कि इसमें अपन ने क्या कर लिया, ऑफिस के लिए अपन ने एक स्पेस ले लिया, शॉप्स ले लिया, अपन ने कोई इंडस्ट्रियल यूनिट ले ली, ठीक है। उसके बाद है REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अलाउ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स विदाउट बाइंग द प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई जैसे कोई भी अपन ले लेते हैं, कोई बड़ा ग्रुप है, जैसे शालीमार ग्रुप है। शालीमार ग्रुप में क्या हुआ कि उसने एक जमीन देखी, ठीक है, उसकी वैल्यू आ रही है 1 करोड़। अब जो शालीमार ग्रुप है, मान के चलते उसको 1 करोड़ नहीं है, तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, अलग अलग लोग इसमें लेके पैसा लगाते हैं और उसको बेस पे उस पे कम इनकम करते हैं। अब उसने क्या करा, लोगों ने, अब 1 करोड़ में वो जितनी कमाई करेगा, ठीक है, जैसे कि अगर उसने प्रॉपर्टी बनाई है तो उस प्रॉपर्टी में उसको हक मिल जाएगा कि उसने प्रॉपर्टी खरीदी तो नहीं, पर उसको हक मिल जाएगा कि वो एक पार्ट का क्या कर सकता है, दूसरे पार्ट क्या करेगा, तीसरे पार्ट क्या करेगा, चौथे पार्ट वो हो सकता है कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो उसको भी दे सकते हैं। फिर जाते हैं कमोडिटीज, प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम आर पॉपुलर एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। कि जो प्रीशियस मेटल होती है, इसमें अगर अपन इन्वेस्ट करते हैं तो ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट सबसे बेस्ट है, कि जो अपन को अच्छे से अच्छे रिटर्न दे सकता है और इसमें रिस्क भी काफी कम रहती है। कौन कौन सा रहता है इसमें, गोल्ड आ गया अपना, सिल्वर आ गया, प्लेटिनियम आ गया, एक्सेट्रा। फिर रहता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन लाइक ग्रीन्स, कॉफी और कॉटन। कि तीनों के तीनों क्या होता है कि इस तरीके के जो आइटम होते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी डिमांड हमेशा बढ़ती बढ़ती है, अपन को पता है। तो इनमें भी अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस इन्वेस्टमेंट फॉर डाइवर्सिफिकेशन। इसमें क्या रहता है कि जो ऑयल और नेचुरल गैस है, इन्वेस्टमेंट है, उसको अपन अलग अलग उस पर डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगला आ जाता है क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल असेट्स लाइक बिटकॉइन, एथेरियम एंड अदर यूज फॉर ट्रेडिंग एंड होल्डिंग एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। कि जो डिजिटल करेंसी होती है, अपन उसमें भी है ना, बिटकॉइन लगा करके, इथेरियम लगा करके अपन उसको ट्रेडिंग और होल्डिंग कर सकते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के थ्रू उस पे। क्रिप्टो करेंसी आर नोन फॉर हाई रिस्क एंड वॉलेटिलिटी। कि क्रिप्टो करेंसीज क्या होता है, इसका कोई होल्डर नहीं होता, इसका कोई सिक्योरिटी नहीं होती, तो इसमें क्या होता है, हाई रिस्क रहती है और वॉलेटिलिटी भी रहती है। कि मान के चलो एक दिन में 1 लाख भी बढ़ सकता है, तो एक दिन में 2 लाख रुपए नीचे भी आ सकता है, इस तरीके से। अब आ जाता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, आर्ट एंड कोलेक्टिलिटीज, इन्वेस्टमेंट रियर आर्ट वर्क, कॉइन्स एंड एंटिक्स फॉर एप्रिसिएशन इन वैल्यूज। कि अगर अपन आर्ट वर्क में, कॉइन्स में और एंटिक्स में अगर अपन इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी एप्रिसिएशन अपन को वैल्यू मिल सकती है। नेक्स्ट आता है प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप फॉर सब्सटेंशियल ग्रोथ एंड पोटेंशियल। जब अपन को पता है, जैसा कि अपन जानते हैं कि जो पब्लिक कंपनी है सिर्फ वही पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनीज नहीं ले सकती। तो प्राइवेट कंपनीज क्या करती है, जो अपने सराउंडिंग्स होती हैं, जो उसके क्लोज मेंबर्स होते हैं, उनके थ्रू अपन को पैसा इन्वेस्ट करवाती है। तो वो यही कह रहा है। अगला था वेंचर कैपिटल, प्रोवाइडिंग फंड्स टू हाई ग्रोथ स्टार्टअप इन रिटर्न फॉर इक्विटी।
कि उसमें क्या होता है, जैसे स्टार्टअप होते हैं, जैसे शार्क टैंक में आता है, शार्क टैंक में क्या करते हैं कि ये ना वो पैसा लेते हैं, पैसा लेकर अपनी इक्विटी शेयर शेयर करते हैं उसमें। अब उसमें बिक तो शेयर ही रहा है, उनको तो इक्विटी मार्केट है, बट उसमें क्या कर रहे हैं, उनको ग्रो करने के लिए स्टार्टअप में पैसा फंड कर रहे हैं जिससे उनको इक्विटी के रिटर्न मिल सके। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट बैक्ड इंस्ट्रूमेंट। पहिया तो सबसे पहले पीपीएफ आ जाता है, जैसा अपन ने ऊपर देखा था, ए लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम विद टैक्स बेनिफिट के लिए लेते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी, अ सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऑफरिंग फिक्स रिटर्न एंड टैक्स एडवांटेज। सेम इनका सबका सेम चलता है कि भाई टैक्स एडवांटेज सब में मिलती है। सुकन्या समृद्धि योजना डिजाइन फॉर द गर्ल चाइल्ड विद अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट एंड टैक्स बेनिफिट। इसमें क्या होता है कि इसका पर्टिकुलर सेक्शन है, मुझे याद नहीं आ रहा, या तो एटीसी में है या फिर कोई और भी सेक्शन है टैक्स के में। उसके अंदर क्या कहता है, अगर कोई लड़की के लिए अगर कोई गर्ल चाइल्ड है, अगर उसके लिए अपन इन्वेस्ट करते हैं तो अपन उसको अच्छी रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे अपन को बाद में पैसा मिल सकता है जब वो 18 साल की हो जाती है, उसके बर्थ पे करवाते हैं ये। नेक्स्ट आता है बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। बैंक इंस्ट्रूमेंट में पता है सेविंग अकाउंट, आरडी वगैरह होगी, एफडी वगैरह होगी, वही सब चीज आ जाती है। सिक्योर एंड लिक्विड इन्वेस्टमेंट अर्निंग मॉडेस्ट इंटरेस्ट। और आरडी में क्या हो जाता है, पीरियोडिक डिपॉजिट इन बैंक विद फिक्स रिटर्न, अपन ने ऊपर देख ही लिया था। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट पे। इंश्योरेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाता है, यूलिप प्लान्स होते हैं, जो इसमें क्या होता है, इसमें म्यूचुअल फंड भी चलता है साथ में, और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी चलता है, किसमें, इंश्योरेंस भी चलता है, सॉरी। ये दोनों तरीके से काम करती है, ए मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस बेनिफिट, है ना। उसके बाद आता है एंडोरमेंट प्लान्स, कंबाइन सेविंग विद लाइफ इंश्योरेंस कवरेज। वही है कि जब इंश्योरेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट है तो सेविंग भी करते हैं और लाइफ इंश्योरेंस भी करते हैं, तो ये कौन जनरली कौन इशू करती है, ये इंश्योरेंस कंपनी जो होती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सबसे बेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, वो ये होता है एजुकेशन सेल्फ डेवलपमेंट। इन्वेस्टिंग इन कोर्सेज, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इनहेंस स्किल एंड करियर प्रोस्पेक्टस। इसमें क्या होता है कि वही जैसे अपन होता है कि कोई भी ऐसा है उसको अपने कोर्स कर लिया, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लिया, जिससे अपनी स्किल बढ़ रही है और अपने करियर में ग्रोथ मिल सकती है। नेक्स्ट आता है सोशल इन्वेस्टमेंट, impact investing, allocate money to venture that aim to solve social and environmental challenges while generating returns। इसमें क्या होता है कि कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को फंड को डोनेट करते हैं, जैसे सीएसआर एक्टिविटीज आज के टाइम में बहुत चल रही हैं, कंपनी चल रही है, ये क्या करती है, जो प्रॉब्लम होती है किसकी, एनवायरमेंट प्रॉब्लम होती है, सोशल प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करने के लिए अपना कुछ परसेंटेज जो तो सीएसआर में वो करती है, डोनेट करती है, जैसे पीएम एचुअल पीएम को जितनी भी मतलब सॉरी हमें नाम याद नहीं आ रहा, कि मोस्टली जितने ही फंड गवर्नमेंट के होते हैं उन सब में अगर अपन पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनको सीएसआर एक्टिविटीज में काम किया जाता है, या फिर कोई भी सोशल वर्क में काम कर रही है तो वो सब के सब सीएसआर में आ जाता है, उसमें सोशल इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। तो इस तरीके से अपन देखा कि आज अपन ने देखा कि इतने सारे तरीके होते हैं, वेन्यूज होते हैं अपन को इन्वेस्ट करने के, यहाँ जहाँ जहाँ अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो आज अपन ये खत्म करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच गाइस।